नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, खसरे के संबंध में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं, सही कथन का आपको पता लगाना है। भारत ने 2019 में खसरे का सफलतापूर्वक निर्मूलन कर दिया है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है और यह वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का एक कारण है। खसरे से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण इसके लिए अभी तक किसी भी टीके का अभाव है। वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए, तब तक मैं बताता हूं यह चीज चर्चा में क्यों है। देखिए, जो खसरा है उसका एक आउटब्रेक मुंबई के अंदर देखा गया है, तो वहां पर 200 केसेस के आसपास पिछले अगर 2 महीनों की बात करें, इतने केसेस वहां पर आ चुके हैं और इन 200 केसेस में 13 बच्चे जो हैं उनकी यहां पर डेथ हो गई है। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। तो अब देखिए, खसरा जो है वो साइंस की दृष्टि से हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला जो कथन है वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर निर्मूलन कर दिया होता तो ऐसे केसेस ही नहीं आते। दूसरा कथन एकदम सही है, ये एक संक्रामक वायरल रोग है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। और ये लिखा हुआ है कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर एक कथन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए जो गठबंधन है उसके संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। आपको सही कथन का पता लगाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है तथा यह जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मुद्दों के संबंध में भारत की नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। वर्ष 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। देखिए, अगर CDRI की बात करते हैं ना, तो ये होता क्या है? कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? आपदा प्रतिरोधी हमको एक ढांचा बनाना है। अर्थात जो भी जैसे घर बनाए जाते हैं ना, तो जैसे आपदा होती है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, सुनामी हो गई, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो ये कभी भी आएंगी तो इनका प्रभाव हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं पड़ना चाहिए, या फिर अगर पड़े भी तो बहुत न्यूनतम स्तर पे पड़े। तो हमें ऐसे घर बनाने हैं कि अगर इस जगह पर बाढ़ आती है तो उसका प्रभाव यहां पर ना पड़े। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऊंचाई पर ये जो हट्स हैं उनको बनाया जाता है। ऐसे हर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो आपदा प्रतिरोध के लिए बनाया जाता है, वो CDRI के अंतर्गत आता है। तो देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद ये इंडिया की ही पहल थी। 2019 में ही स्टार्ट करा था इंडिया ने इसको। ठीक है, तो दूसरा कथन भी यहां पर सही हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? नई दिल्ली में। चलिए कमेंट करके बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि देखिए, जो COP27 हुआ अभी इजिप्ट में, तो उसके अंतर्गत फंड को लेके भारत सरकार ने पहल उठाई थी। बहुत बार फंड को लेके आपको न्यूज बताई गई है, तो उस वजह से ये वाला संस्था भी जो था वो चर्चा में आ गया। अब यहां पर चूंकि ये सारे जो फंड्स यहां पर इकट्ठा करे जाते थे वो किसी ना किसी आपदा के लिए ही करे जाते थे, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनकी स्थापना के लिए करे जाते थे। तो उस केस में जो CDRI भारत की पहल है उसका भी जिक्र यहां पर हुआ। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप से संबंधित है। पहला कथन दे रखा है वडाती बेनियोफ क्षेत्र, यानी कि इसको जोन भी बोल देते हैं। निम्न स्खलन का एक क्षेत्र है जिसके साथ भूकंप आना आम बात है, जो एक महाद्वीपीय प्लेट के नीचे निमज्जित यानी कि सबडक्शन होती है। ठीक है, अंदर छेपण हो जाना, इसको छेपण भी बोलते हैं, होने वाली महासागरीय परपटी प्लेट की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। अल्पाइड भूकंप जो श्रृंखला होती है, हिमालय भूमध्य सागर अटलांटिक से होते हुए जावा से सुमात्रा तक फैली हुई है। मध्य अटलांटिक कटक यानी कि मिड ओशनिक रिजेस की बात कर रहे हैं। अधिकांश भाग गहरे पानी के भीतर है और यह मानवीय गतिविधियों से बहुत दूर है। तीनों को करने का प्रयास करिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, हुआ क्या कि इंडोनेशिया में भी वेस्ट जावा जो है वहां पर ये जो भूकंप है ये आया है। तो इस वजह से जो भूकंप था वो चर्चा में आ गया। अब यहां पर ना अल्पाइड जो श्रृंखला है उसको आप मैप से समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा है, तो भारत के हिमालय का जो रीजन है वहां से ये श्रृंखला गुजरी है। और ये देखिए, यहां पर इंडोनेशिया वाले जावा सुमात्रा इन सब समूहों में भी ये निकलती है। और यही नहीं, ये देखिए, आप देखोगे तो यूरोप से होते हुए भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन में भी इसका आपको कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है ना, इसकी वजह से भी ये वाला जोन पूरा भूकंप के संदर्भ में बड़ा सेंसिटिव रहता है। अब देखिए, वडाती बेनियोफ जोन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है
प्लेटों के अपसारी और अभिसारी प्लेट सीमांत पे। तो जब हम लोग अभिसारी प्लेट सीमांत की बात करते हैं ना, तो यानी कि प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। अब मान लीजिए ये महासागरीय प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। अब महासागरीय प्लेट कैसी होती है, हैवी होती है। क्यों हैवी होती है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी होती है, बसाल्ट से। और जबकि इसकी बात करेंगे तो ये एंडेसाइट से या ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है। और ये भी याद रखिएगा कि जब आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये बताया गया होगा कि महासागरीय प्लेट जो होती है इसी का हमेशा क्षेपण होता है। जो भारी प्लेट होगी वही अंदर जाएगी। तो ये जो अंदर जाने वाला जोन होता है ना, इसी को बेनियोफ जोन बोलते हैं। तो अब जैसे जैसे ये प्लेट तोड़ती हुई परतों को अंदर जाती है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, कंपन होगा। तो यहां पर हमेशा क्या होता है, भूकंप आना आम बात होती है। इसी तरीके से जो अल्पाइड भूकंप मेखला मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहां पर भी अर्थ को एक बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मध्य अटलांटिक कटक जो होते हैं, अब ये अटलांटिक में है, ठीक है, इस वजह से इनका नाम मध्य अटलांटिक कटक हो गया है। कटक का मतलब क्या होता है कि जब दो महासागरी महासागरी यानी कि ओशनिक ओशनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब यहां पे कौन सी गति हो रही है, अपसारी गति। तो जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहां पर देखिए स्पेस दिख रहा है। तो नीचे का जो गर्म गलित मैग्मा है वो यहां पर आकर ऊपर आता है और ऊपर आके क्या होता है, यहां पे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कुछ समय बाद जब और ज्यादा दूर जाएंगी तो यहां से फिर नया मैग्मा निकल के ऊपर ठंडा होता जाएगा। तो इस तरीके की समुद्र के अंदर जो आकृति बन जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैनेक्स की बात हो रही है, ये हाल ही में समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। तो ये क्या है, वीडियो को पॉज करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। और अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, बताइए ये जो मैनेक्स था ये क्यों चर्चा में आया। हमेशा आपको बताया जाता है कि ये न्यूज चर्चा में क्यों है, थोड़ा सा आप भी अपने एंड पे वर्कआउट करिए। तो बताइए ये क्यों चर्चा पे आया। अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। ये एक प्राचीन भाषा है, कई बार इसके विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं, परंतु इसमें सुधार होने के, ठीक है, इसको बचाने का भी प्रयास हो रहा है। अब मेरे को बताइएगा कि मैनेक्स जो भाषा है ये चर्चा में क्यों आई। 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, देख लेते हैं। संविधान के 42वां जो संशोधन हुआ था, कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यानी कि डीपीएसपी में जोड़ा गया था। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास जरूर करिए। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है बी। उद्योगों के प्रबंधन में जो कामगार होते हैं या जो कर्मकार होते हैं उनकी सहभागिता, उनको भी इन्वॉल्व करा जाएगा। जब भी कोई पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी तो उनसे भी इस बारे में डिस्कशन होगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में था, ये आर्टिकल 43 में था। तो ये आसान सा प्रश्न था परंतु बहुत बेसिक था। देखिए यूपीएससी में इतने बेसिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपको इनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चलिए आज के तथ्य में नजर डालते हैं। आज का तथ्य जो है वो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित है। अब यहां पर क्या हुआ है, एक नया ड्राफ्ट जो है वो सरकार यहां पर ला रही है, एक प्रपोज कर रही है। और ये जो ड्राफ्ट है ये 1960 का जो हमारा अधिनियम था जिसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कहते हैं, उसमें संशोधन करके लाया जाएगा। अब चूंकि अभी के लिए ये ड्राफ्ट आया है तो ड्राफ्ट होने के बाद इसमें कुछ संशोधन यहां पर सरकार ने बताए हैं। जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि 61 यहां पर संशोधन होने हैं इन नियमों में, जिससे कि जो भी पशु क्रूरता होती है हमारे देश में उसको जितना मिनिमम से मिनिमम करा जा सके। अब जैसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए तब हो जाएगा जब बाकायदा ये एक्ट बन जाएगा। अभी के लिए जो सरकार ने प्रपोज रखे हैं यहां पर, उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे यहां पर अब कुछ ऐसे अपराध भी रखे गए हैं जो कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि जिसमें अगर वो व्यक्ति ने अपराध करा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी वारंट के। पहला ये प्रावधान यहां पर नहीं था। दूसरा यहां पर एक और यहां पर संशोधन करा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर जो भी पशु है उसके साथ हिंसा करता है, उसको दर्द देने का प्रयास करता है, मान लीजिए उसके साथ वो कोई ऐसा घृणित कार्य कर देता है जिससे पशु जो है वो बहुत समय तक विकलांग हो सकता है, या फिर बात करी जा रही है चलने फिरने में या खाने पीने में अगर असमर्थ हो गया, तो उसके ऊपर जो फाइन लगाया जाएगा वो 50,000 से लेकर 75,000 तक का यहां पर फाइन बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा भी है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी पशु को मार देता है, उस केस में सबसे मैक्सिमम जो पनिशमेंट यहां पर रखी गई है वो 5 वर्ष की रखी गई है। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है इनको याद रखिएगा। आने वाले समय में जैसे ही इसमें एक्ट बनकर ये चीज सामने आएगी तो हमारे लिए ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए 1960 का जो अधिनियम था इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। तो इसको बनाया ही इसीलिए गया था कि भाई कोई भी मानव है, ठीक है, वो किसी भी पशु को सजा देता है या उसके साथ हिंसात्मक गतिविधियां करता है तो इस वजह से उसको कैसे रोका जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो था वो भी इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। इसके साथ साथ
जो जानवरों का उत्पीड़न करने पर जो सजा होती है उसका भी प्रावधान यहाँ पर पहली बार रखा गया था। अब जैसे बहुत बार आप देखते होंगे कि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, उस पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, तो उसमें भी सरकार ने गाइडलाइंस निकाली थी कि आप इसके अकॉर्डिंग ही जानवर पर अपना जो परीक्षण है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जानवरों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक है, तो प्रदर्शनी में भी उनके साथ हिंसा ना हो, ऐसे प्रावधानों को भी इस अधिनियम में शामिल करा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब जो अधिनियम आने वाला है वो इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके इसको रिप्लेस कर देगा, तो वो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आज एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 बताइए ये क्या है। चलिए तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे डेली क्विज के अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।